तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगाड़ी इमॉर्टल के नेक्स्ट नॉवल में एपिसोड नंबर 322 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे वाणी ने अपने सारे ट्रिब्यूनल्स को पास कर दिया होता है, जिसको जिसको मतलब सबको तो डिस्ट्रॉय ही कर दिया होता है। और इसी के साथ उसकी बारी होती है वाइट ट्रिब्यूनेंट स्टेज में बढ़ने की। उसने वाइट ट्रिब्यूनेंट के लेवल्स को सरपास करना होता है। अब दिखाया जाता है कि वो अपने उसी क्लाउड के बीच से बाहर निकलता है और अपने टेरिफाइंग पावर को गैदर करने लगता है। और ये पावर असल में अर्ली स्टेज वाइट ट्रिब्यूनेंट्स की होती है। और दिखाया जाता है कि उसकी वजह से वहाँ पे चारों तरफ और फैलने लगती है। और वांग भी हैरान हो जाता है क्योंकि वो वाइट ट्रिब्यूनेंट्स की पावर सच में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो वाइट ट्रिब्यूनेंट्स के अभी ऊपर आ चुका होता है। और तभी दिखाया जाता है कि जैसे ही वाइट ट्रिब्यूनेंट्स के रीच में मतलब उस लेवल तक पहुंचता है, उसकी जो हेवन डिवाइनिंग बीड होती है वो फुल फोर्स के साथ मूव करना शुरू कर देती है और वहाँ पे वो अपने पावर को रिलीज करने लगती हैं। अब यहाँ पे हेवन डिवाइनिंग बीड वही होती है जो कि अभी ओल्ड मैन से उस सोल को अपने सोल को बचाए हुए था। और अभी पहला दफा था जब हेवन डिफाइनिंग बीड इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा होगा। और यहाँ पे वायलिन को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उसे फील हो रहा था कि जैसे ही वो वाइट ट्रिब्यूनल स्टेज में आया वैसे ही इसकी फ्लक्चुएशन चालू हो गई, क्योंकि ऐसा कभी नहीं था। अब दिखाया जाता है कि वॉगलिन्स की आंखें उसकी तरफ देखने लगती है और वो वहाँ पे एक पंच मारता है। उसकी पंचिंग की पावर बहुत बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि वो अर्थ की गहराइयों तक में चली जाती है। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पर असल में वो उसी उसी टेम्पल के नीचे पंच मारता है ताकि वहाँ पे जो सप्रेस हुए सोल है ग्रीन डेविल स्कॉर्पियन के उसको निकाल सके, क्योंकि उसने अभी उसके सोल के 6 पार्ट के थे, जैसा आपने पिछले एपिसोड में देखा 4 को एब्जॉर्ब कर लिया था और 2 बचे हुए होते हैं जिसको कि अभी वांग को निकालना होता है। और दिखाया जाता कि वो अंदर गड्ढा करने लगता है। वहाँ पे 100 फीट के अंदर स्कॉर्पियन की सोल मौजूद होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट के कल्टिवेटर्स होते हैं वो सभी हैरान हो जाते हैं इस नज़ारे को देखकर। और उन्हें कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। लॉर्ड ग्रीन डेविल उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता है कि यहाँ पे लॉर्ड ऑफ ग्रीन डेविल की सोल तो अभी बाहर है, तो आखिरकार वो बंदा कौन था जिसने अभी आर्केन ट्रिब्यूनेंट को पास किया था। किसी को विश्वास नहीं हुआ था। उन सबको अभी तक लग रहा था कि वो बंदा असल में लॉर्ड ऑफ ग्रीन डेविल का री-इनकार्नेशन है, लेकिन यहाँ क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और अब फिर वो सभी पूरी तरह से हैरान हो रहे थे, लेकिन दिखाया जाता है कि उनमें से वो बंदे पहचान जाते कि वो कोई और नहीं है, ये तो वांगलिन है। वो सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने वांगलिन के बारे में 100 साल पहले सुन रखा था कि उसने क्या हाल किया होता है। दिखाया जाता है कि वांगलिन वहाँ पे जाता है और उसके सोल को बाहर निकालता है। और अभी के फिलहाल तो वो उसके सोल को इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। स्कॉर्पियन की सोल उसकी बॉडी कांपने लगती है। अब देखो उसकी बॉडी अभी भी होती है, उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा होती है स्कॉर्पियन के मौजूद में। और वो वांगलिन से काफ़ी ज़्यादा मतलब वांगलिन एक बच्चे के जैसा लग रहा होता है। और उसकी स्कॉर्पियन सोल की बॉडी मानो पूरी तरह से कांपने लगती है और वो सीधे जाके वांगलिन पर अटैक करने लगती है ताकि वो खुद को बचा सके। और इसी के साथ वो जितने भी ग्रीन डेविल कल्टिवेटर्स होते हैं उन सबसे आदेश देता है कि इस बंदे को मारो। अब जैसे ही वहाँ पे उन सबको पता चलता है कि ये तो हमारे असल के ग्रीन डेविल मास्टर हैं, तो वो सभी वांगलिन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और वहाँ पे अटैक करते हैं। अब भले ही उसकी जो पावर थी उस स्केलेटन के उसका उस स्कॉर्पियन की, तो वहाँ पे उसकी पावर कम थी, लेकिन फिर भी ये वो एक पावरफुल बंदा रह चुका था। सप्रेशन के बाद भी उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। अब दोनों में फाइट होना शुरू हो जाती है और वहाँ पे वांग भी उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन इसी के साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पे वांग का हेवन डिवाइन बीड अपीयर हो जाता है, जो कि सीधे जाके उसी के सामने आ जाता है। अब जैसे स्कॉर्पियन किंग मतलब स्कॉर्पियन गॉड कह भी स्कॉर्पियन डेमन कह लो, वो जैसे ही वांगलिन के हेवन डिफाइनिंग बीड को देखता है मानो उसकी रूहें कांप जाती हैं। और वो कहता है व्हाइट लाइट, ये कैसे हो सकता है, ये तो व्हाइट बीड है। और वो मानो डर से भागने लगता है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं क्यों उसे हेवन डिफाइनिंग बीड से डर लगने लगता है। वो भागने की कोशिश करने लगता है, अपनी पूरी जी जान लगा लगता है, लेकिन वो हेवन डिफाइनिंग सील उसको अपने अंदर कैप्चर करके अपने अंदर रख लेती है। और दिखाया जाता है कि वो उसके सोल को भी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण उस हेवन डिफाइनिंग बीड की भी पावर थोड़ी सी बढ़ चुकी होती है। वांग ने अपने हेवन डिफाइनिंग बीट को ले लेता है और वो भी इस तरह से पूरी तरह से हैरान हो जाता कि आखिरकार ये चीज़ है क्या, आखिरकार ये चीज़ मौजूद क्या है। अब वो उसके अंदर आ जाती है। अब जैसे ही वांग ने अपने हेवन डिफाइनिंग बीट को देखता है, वहाँ पे देखता है कि उसमें कुछ चेंज आने लगती हैं और वो अपने डिवाइन सेंस से उसके
के अंदर झाँक कर देखने लगता है तो उसे वहाँ पर एक बहुत बड़ा वॉइड दिखता है जिसके बीच में एक दरवाज़ा मौजूद होता है, जो कि असल में हेवन डिफाइनिंग गेट होता है। जिसको देखकर वांगलिन हैरान तो नहीं होता, क्योंकि ये हेवन डिफाइनिंग गेट कई दफ़ा वांगलिन देख चुका होता है, लेकिन ये पहली दफ़ा थी कि वो उसे इतने साफ से देख सकता था, क्योंकि पहले वो उसे उतना क्लियरली नहीं देख पाता था। और उसी के साथ हमें दिखाया जाता है उस गेट के पास वहाँ पे एक ग्रीन आर्म भी होती है, जो कि उस गेट को मान लो कवर ही किए हुई थी। अब वांगलिन उस गेट के सामने फिर से खड़ा था। वो वहाँ पे वो आर्म वांगलिन को रोकने की कोशिश कर रही थी। अब वांगलिन कहता है कि स्कॉर्पियन का सोल मरने से पहले उसने कहा था कि ये कोई वाइट बीड है, और वांगलिन समझ नहीं पाता कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों कहा और उसकी सोल इतनी ज़्यादा डरी क्यों हुई थी, जिसके कारण वो इसको जानने का फैसला करता है और उस गेट के पास जाने लगता है। अब वो आर्म तो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वांगलिन डरता नहीं, वो आगे बढ़ता है। अब वो उस आर्म को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कहता है स्टॉप, और दिखाया जाता है कि वो आर्म वहीं पे रुक जाती है। मतलब कि यहाँ पे उसने अपने स्टॉप स्पेल को यूज़ किया था। वो आर्मी जो कि पहले की मर्तबा जितनी बार भी वांगलिन आया था उसे रोक देती थी, लेकिन इस बार वो उसको रोक नहीं पाती, जिसके बाद वो उसके अंदर जाता है, जहाँ पे कंप्लीटली कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि वांगलिन ने उस नज़ारे को पहले भी अपने ड्रीम के अंदर देख चुका होता है कि यहाँ पर क्या मौजूद है, लेकिन उसे नहीं पता था कि आखिरकार ये है क्या चीज़। और वो अंदर जाने लगता है और वहाँ पे उसे 4 स्केलेटन्स दिखाई देते हैं, जिसके बारे में उसको कुछ नहीं पता चल रहा होता, लेकिन उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फोर्स आ रही थी। और यहाँ पे वो कहता है कि आखिरकार हेवन डिफाइंड बीड है क्या। उसके पास से वो ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स से भी ज़्यादा, मतलब 3000 साल होने को आए हैं इस हेवन डिफाइनिंग बीड के उसके पास होने को, लेकिन फिर भी वो इसकी मिस्ट्री को नहीं जान पाया था। जिसके बाद वो वहाँ पे निकल आता है और कहता है कि अभी के फिलहाल तो मैं ये पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है, लेकिन फ्यूचर में जब मेरी कल्टीवेशन उस लेवल तक आ जाएगी तो मैं इसकी मिस्ट्री को ज़रूर जान पाऊंगा। अब वो उसके गेट के अंदर छानबीन करने लगता है कि वहाँ मौजूद क्या है, जिसके बाद वो अपनी डिवाइन सेंस को चारों तरफ फैलाने लगता है। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे उसे एक बहुत ही आवाज़ सुनाई देने लगती, मतलब उसे ऐसा लग रहा था वो किसी गाँव या शहर में आ चुका है और उसे सबकी बातें सुनाई दे रही हो। लेकिन तभी वो ध्यान लगाता है और भी, तो उसे वहाँ पे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, जिसको सुनकर तो वह मानो 10 कदम पीछे हो जाता है। उसका माइंड ट्रेमल करने लगता है। उसने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था, यहाँ तक कि उसे समझ नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे बताया जाता है कि उसका जो सोल होता है वॉपिंग और वॉपिंग वाइफ उसकी भी यादें दिखने लगती है। अब यहाँ पे वॉगलिन कंफ्यूज हो जाता है और क्या था कि आखिरकार ये टावर मौजूद क्या, ये है क्या, और यहाँ पे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे वॉगलिन वहाँ से फिर से अपने डिवाइन सेंस को स्प्रेड करता है, लेकिन फिर से वहाँ पे वो 10 मिनट से ज़्यादा अपने डिवाइन सेंस को वहाँ पे प्रेजेंस नहीं रख पाता और उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये है क्या। अब तभी उसे एक और आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि ये एक को मिस कर रही है, जिसके कारण वो फिर से हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार टावर क्या ना क्या चाहती है, उससे वो क्यों कह रही है कि एक मिस हो रहा है। अब बताया जाता है कि ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट में स्कॉर्पियन का जहाँ टेम्पल होता है वहाँ पे सुनामी आ चुका होता है और वहीं पे एक वाइट हेयर वाला बंदा खड़ा होता है। सडनली उसकी आंखें खुलती, ये कोई और नहीं वांगलिन ही होता है। वांगलिन वहाँ पे अपनी आंखें खोलता है और उसकी वो हेवन डिफाइनिंग बीड गायब होकर उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। वांगलिन अभी भी कंफ्यूज होता है कि आखिरकार ये हेवन डिफाइनिंग बीड है क्या, और वो कहता है कि भले ही मेरी डिवाइन सेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन एक दिन मैं इन सारे आवाज़ इन सारे नॉइज़ को सरपास करके जान पाऊंगा कि आखिरकार वो मुझसे कहना क्या चाहती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो सपने चारों तरफ देखने लगता है, जहाँ पे वो डेविल डॉग सेट की तरफ देखने लगता है, मतलब जिस डायरेक्शन में होता है। वो कहता है कि डेविल डॉग सेट, पिछली दफ़ा मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं पूरे के पूरे डेविल डॉग सेट को तबाह कर दूंगा, जबकि मैं बच गया हूँ तो तुम सब नहीं बचने वाले हो। जिसके बाद वो डेविल डॉग सेट की तरफ आने जाने लगता है, क्योंकि अब डेविल डॉग सेट का खात्मा होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे वानी ने ब्रेक थ्रू तो कर लिया होता है। फिर हमें डेविल डॉग सेट के बारे में बताया जाता है कि वो ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स में लाई करता है,
जो कि असल में 9 सेक्स और 13 फैक्शंस में आता है, जिसमें से वो पावरफुल थे। अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, कोई भी वीक पीक या फिर कोई भी वाइट ट्रिब्यून के बंदे अपने सेक्ट का निर्धारित कर सकते हैं। छोटा मोटा सेक्ट अगर पीक बंदा हुआ तो बड़े सेक्ट्स का निर्माण कर सकते हैं, और ऐसा ये भी था। यहाँ पे इसके पास भी एक वर्ड ट्रिब्यून स्टेज के बंदे होते हैं। बताया जाता है यहाँ पे आगे के कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में कि जैसे ही कोई बंदा असल में वाइट ट्रिब्यून स्टेज के पीक लेवल तक पहुंच जाता है तो उन्हें एक जाइल्स कहा जाता है। मतलब जो आगे एम्प्रस होते हैं, जिसके बाद वाइट ट्रिब्यून्स को क्रॉस करने के बाद एम्प्रस लेवल आते हैं। लेकिन जो बंदे वाइट ट्रिब्यून्स पर आके उसके पीक लेवल तक आ जाते हैं, जिनकी पावर वो सारे एम्प्रस की जैसी हो जाती है, उन्हें एक जाइल्स कहा जाता है, जो कि वैसी टेरिफाइंग पावर को पोजेस करते हैं। और ये देखा जाए तो ये अपने रियलम के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे माने जाते हैं। अब ऐसा ही होता है कि यहाँ पे पहले के ज़माने में एक्सट्रीम जो एग्जॉस्ट होते वो नहीं रहा करते थे, लेकिन अभी होने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक थ्रू करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया होता है। अब फिर हमें यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पे ऐसे कई सारे ग्रैंड एम्प्रस मौजूद थे, जो कि अभी भी मौजूद हैं। उन्होंने अपने सेक्ट्स को ही बनाया होता है, जैसे कि गिवी सेक्ट्स को देख लो, उसके पास कोई भी गोल्डन एग्जार्स नहीं है, लेकिन उसके पास एक लेट स्टेज वर्ड का ट्रिब्यूलेंट मॉन्स्टर है। और ऐसे कई सारे सेक्ट जिनके पास तो पावरफुल बैकग्राउंड होती हैं। देखो यहाँ पे सारे इस सेक्ट्स इन सब के बारे में बताई जाती हैं, जो कि इसकी करताओं काम की बात नहीं है। और ऐसे ही दिखाया जाता है कि इन सब के बारे में बताने के बाद हमें ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे ये सभी चीज़ें हो रही होती हैं। और बताया जाता है कि उस वॉर के बाद बहुत ही कम लोग बचे हुए थे, जैसा कि मैंने पहले बताया। और जो अभी डेविल डॉ सेक्ट पर वॉन्गलिन अटैक करने के लिए जा रहा है, तो इन 100 सालों के वॉर के बाद सिर्फ 30,000 लोग ही बचे हुए थे उस पूरे के पूरे सेक्ट में। लेकिन फिर भी इतने कम लोग होने के बावजूद उनकी जो पावर्स थी वो कम हुई नहीं थी, क्योंकि अभी भी उनके पास 4 लेट स्टेज वाइट ट्रिब्यून्स के कल्टिवेटर्स थे, और साथ में 2 हेवनली बुल कंटिन्यूअर्स भी होते हैं, जिनको वो यहाँ पे संभाल रहे होते हैं। तो बात की जाए तो वहाँ पे उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। और बात करें डेविल डॉ सेक्ट मास्टर की, जिसने वांगलिन को मारा होता, मतलब पकड़ा होता है, वो भी क्लोज डोर कल्टीवेशन में जा चुका होता, ताकि वो अपने आप के ब्रेक थ्रू को अटेम्प्ट कर सके। और इसी कारण यहाँ पे अभी शांति चल रही होती है। जिसके बाद हमें उस पूरे के पूरे सेट को दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो कि वहाँ के डिस्पर्स होते हैं, वो भी क्लोज डोर कल्टीवेशन के होते हैं। इसी के साथ हमें वांगलिन को दिखाया जाता है, जो कि डेविल डॉ सेट्स के बाहर अपीयर होता है, और क्या आता है कि बहुत लंबा अरसा हो चुका है मुझे किसी डॉ सेट को जड़ से ख़त्म करने के लिए। चलो यहाँ पे मैं फिर से पूरे के पूरे सेक्ट को ख़त्म करने वाला हूँ। अल्दो देखा जाए, बताया जाता है कि वार्निंग किसी को मारना पसंद नहीं करता। यहाँ कल्टीवेशन लेवल इंक्रीज होती जाती है, लेकिन जब तक कोई उसे फोर्स न करे वो किसी को मारता नहीं था। लेकिन अभी के मरतबा इस डॉ सेक्ट के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, और उसे पूरी तरह से मिटा देना चाहता था, और वो इसको हंट करने के लिए आया होता है। और यहाँ पे वार्निंग क्या आता है कि तुम सबको ह्यूमंस के सर पसंद है ना, तो चलो मैं तुम सबको गिफ्ट देने वाला हूँ। मुझे भी ह्यूमन हेड्स पसंद हैं, तो मैं खुद को भी गिफ्ट देने वाला हूँ। जिसके बाद दिखाया जाता है वो उन सबसे कहता है कि मतलब जाने से पहले कि तुम सबकी चाहे जो कुछ भी कल्टीवेशन लेवल हो, कोई भी नहीं भाग सकता है। अगर ब्लेम करना है तो ये ब्लेम करो कि आखिरकार तुम इस डेविल डॉ सेक्ट में बिलोंग ही क्यों करते हो, तुमने इसको ज्वाइन ही किया है। इसी के साथ वो अपने पावरफुल किलिंग इंटेंट को रिलीज करके आगे बढ़ने लगता है, और दिखाया जाता है कि वहाँ पर सामने फॉर्मेशन मौजूद होती है, जो कि थंडर जैसी होती है, जिसको कि वो एक बैरियर बना के रखी हुई थी। और इसी के साथ दिखाया जाता है कि वॉन्गलिन डेविल डॉ सेक्ट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। एक मॉन्स्टर क्लिस अटैक से वो उस फॉर्मेशन पे अटैक करता है, और दिखाया जाता है जैसे ही उस फॉर्मेशन पे अटैक करता है वो बहुत ही आसानी से टूट जाती है। वो फॉर्मेशन बहुत ही आसानी से बिखर जाती है, और जैसे ही बिखरती है जितने भी 30,000 कल्टीवेटर्स होते हैं उन सबको एहसास हो जाता है कि उनके किसी ने फॉर्मेशन को तोड़ दिया है, और उसको देखने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पे बंदे कहते हैं कि एनिमी का अटैक हुआ है, जितने भी थर्ड स्टेट कल्टीवेटर से फॉर्मेशन को सेटअप करो। यहाँ पे वो सब वहाँ पे निकल पड़ते ताकि वो देख सके और सबसे फाइट कर सके। तभी वहाँ पे एक ओल्ड मैन भी आता है, जो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे डेविल डॉ सेट्स के प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश की, आखिरकार तुम कौन हो। अब फॉग के बीच में वॉरिन मौजूद होता है, जिसके चेहरे को कोई भी नहीं देख पा रहा होता है, और इसी के साथ 18 बंदे उस पर अटैक करने के लिए निकल पड़ते हैं। और वहाँ पे वॉरिन अभी भी उस शैडो के बीच में होता है,
और वांगलिन को जैसे ही वो 18 बंदे अटैक करते हैं, वांगलिन अपने हेवन रिपलिंग मूवमेंट को यूज़ करता है और एक ही झटके में उन सभी बंदों को मार डालता है। मतलब कोई भी वहाँ नहीं बच पाता है। वांगलिन की पावर ऑलरेडी टेरिफाइंग हो चुकी थी। अब इस सीन को देखकर जितने भी 30,000 कल्टिवेटर्स होते हैं वो सभी हैरान हो जाते हैं। अब इस सभी के दिल काँप रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि जब से ये फॉर्मेशन क्रिएट हुई है, तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो देखो यहाँ पे क्लाइमेक्स आ चुका है, जो कि हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर अप करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।